नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल YK ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, वर्णमाला हम पढ़ रहे हैं। पिछले 3 वीडियोस में हमने वर्णमाला को समझा। आज हम चौथे वीडियो में समझेंगे। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि वर्णमाला वाला जो टॉपिक है वो काफ़ी बड़ा है, तो उसको एक वीडियो में समझना काफ़ी कठिन हो जाता है। तो चलिए शुरू करेंगे आज वर्णमाला को फिर से। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि हिंदी जो है वो सभी में एक कॉमन टॉपिक है, एक कंपल्सरी टॉपिक है और सभी में एक जैसे प्रश्न ही बनते हैं। तो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए। और यदि आप हिंदी और ड्राइंग से LT की तैयारी करना चाहते हैं या लेक्चरर की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, वर्णमाला में मैंने स्वर व्यंजन आपको मैं बता चुकी हूँ। स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को पढ़ेंगे। ठीक है, प्रयत्न के आधार पर यानी कि हमारे जो स्वर यंत्र हैं, जो हमारा स्वर तंत्र है, उसमें कितने प्रकार के प्रयत्नों से हम उन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं। तो यहाँ पे प्रयत्न के आधार पर आपके व्यंजन हैं 2। ठीक है, कभी भी प्रश्न पूछे तो प्रयत्न के आधार पे 2 प्रकार के व्यंजन होते हैं। एक होता है आभ्यंतर प्रयत्न, दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न। अब आभ्यंतर प्रयत्न का मतलब होता है जब हमारे जो वर्ण हैं, हम जब उनका उच्चारण करते हैं तो उनके उच्चारण में जो हमारे आंतरिक यंत्र हैं या स्वर तंत्र है वो जब प्रभावित होते हैं तो उसे आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। और जब बाह्य रूप से उनमें मतलब बाहर सुनाई जो दे रहा है, बाह्य रूप से जो उनमें घोष उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, उन्हें बाह्य प्रयत्न कहते हैं। और आंतरिक आभ्यंतर या आंतरिक प्रयत्न भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो इसके आधार पर 3 हमारे व्यंजन हैं। कल मैंने पिछले वीडियो में ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा चुकी हूँ। कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ठीक, तो इनको तो हमने पहले पढ़ा था। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे बाह्य प्रयत्न। और बाह्य प्रयत्न के आधार पर कितने वर्ण हैं? हमारे 4 प्रकार के व्यंजन हैं। कौन से हैं? घोष या सघोष, एक ही है। कभी कभी घोष देगा, कभी कभी सघोष देगा, तो दोनों एक ही चीज़ें हैं। दूसरा है अघोष, तीसरा है अल्प प्राण और चौथा है महाप्राण। अच्छे से समझेंगे कि क्या होते हैं। ठीक, अभी तो आप लोगों के सर के ऊपर से निकल रहा होगा, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको लास्ट तक ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक, तो देखिए अघोष। अब सबसे पहले यहाँ से हम शुरू करेंगे, इसको आप छोड़ दीजिए, ये हम पढ़ चुके हैं। यहाँ से देख लीजिए अघोष, जैसे कि इसके नाम में ही लगा हुआ है अ का मतलब एक उपसर्ग है। ठीक है, घोष का मतलब होता है कांपना, ठीक है, या आवाज़ का तेजी से आना। तो मतलब नहीं, यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में या जिन व्यंजनों के उच्चारण में जो घोष है, जो स्वर यंत्र है, उनमें कंपन नहीं होता है, उन्हें कहते हैं अघोष। ठीक, देखिए अब अघोष कौन से वर्ण हैं? क, ख। तो यहाँ पे क्या हो गया? कल हमने वर्ग पढ़े थे ना, वर्गीय व्यंजन। वर्णमाला को हमने व्यंजन पूरा पढ़ा था। आपने नहीं पढ़ा तो आप पेज आपने लिखा होगा तो पेज पलट के देख लीजिए, पूरी की पूरी वर्णमाला लिखवाई थी। तो क, ख, ग, घ, ङ, ये क्या है? एक वर्ग के, यानी कि क वर्ग के ये व्यंजन हैं। ठीक, अब हमें इनको ही किस में बांटना है? इन घोष और अघोष। अभी आप इन दोनों को छोड़ दीजिए, ये हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम इन दोनों को पढ़ रहे हैं, इनको समझ रहे हैं। ठीक, तो घोष और अघोष में हमें इन्हें बांटना है। पहले सघोष को समझ लेते हैं। अघोष को तो हमने समझ लिया, अब सघोष। स मतलब सहित। जिन वर्णों के उच्चारण में जो स्वर यंत्र हैं या स्वर तंत्र हैं उनमें कंपन उत्पन्न होता है तो उन्हें कहते हैं सघोष। घोष मतलब कंपन या आवाज़। ठीक है, तो वो सघोष कहलाते हैं। अब देखो, मैंने कहा था कि हमें 5 वर्णों को, यानी कि 5, एक वर्ग में कितने आते हैं? 5 वर्ण आते हैं। ठीक, तो हमें उन सभी को इन दोनों में बांटना है। ठीक, कैसे? देखो, क, ख हमने लिखा, ठीक है, फिर ग, घ, ङ। तो बहुत इजी है, आपको बस समझना है, ध्यान लगाना है। देखो, अब मैंने क्या कहा कि अब आपसे प्रश्न क्या बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन से वर्ण अघोष हैं?
या निम्नलिखित में से कौन से वर्ण सघोष हैं? तो यही आपको समझना है। अघोष कौन से होते हैं? क, ख। और आपको ट्रिक मैं आपको बता दूं, मैंने लिखा हुआ है 12 यहाँ पे, 1 और 2, यानी कि किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है? अघोष होता है। अब पहला और दूसरा कौन सा है? क, ख। समझ गए यहाँ तक? अब 2 तो यहाँ हो गए, अघोष में चले गए। अब बचे 3, कौन से? ग, घ, ङ। ठीक है, तो 3, 4 और 5 ये याद रखना है आपको। ठीक है, 345, यहाँ 12 याद रखा, यहाँ 345। अब वो क्या होते हैं? ग, घ, ङ। 3 ये हो गए, बाद के जो बचे वो किस में आ जाएंगे? सघोष में आ जाएंगे। ठीक, परिभाषा मैं आपको बता चुकी हूँ। अब कुछ और भी वर्ण, देखो सारे वर्ग, 5 वर्ग थे ना हमारे पास। पहला ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। 5 वर्ग थे, पांचों में 5-5 वर्ण थे। तो इसी तरह से सारे के सारे आपको डिवाइड करने हैं, कहीं कोई अंतर नहीं है, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखो आगे भी हमारे पास वर्ण थे, संघर्षी व्यंजन थे, संयुक्त व्यंजन थे, है ना। तो अब देखो स, तीनों स है हमारे पास। ठीक है, तो अब इन तीनों स को हमें रखना है किसके अंदर? अघोष के अंदर। ठीक है, इनके उच्चारण में भी उतनी कंपन नहीं होती है वायु हमारे स्वर तंत्रों में। ठीक है, तो इन्हें भी हमें किस में रखना है? अघोष में रखना है। तीनों 100 एक की जगह आएंगी, ध्यान रखना। ठीक है, और देखो यहाँ मैंने +3 कर रखा है, +300 हमें याद रखने हैं इसमें। ठीक है, ये ट्रिक आपको याद रखनी है, बस कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। फिर इसके बाद हमने 3 वर्णों को तो यहाँ रख दिया है ना, 3, 4, 5 हो गया, +9। अब +9 कौन से हैं? वर्णमाला आपको याद है। तो जो 3 वर्ण हमने यहाँ निकाल लिए, बाकी जो 9 बच गए उनको हमें सघोष में रखना है। अब वो बाकी कौन से थे? 4 तो हमारे कौन से थे? अंतस्थ व्यंजन थे, ध्यान रखना इनको। ठीक है, फिर इसके साथ इनके साथ संघर्षी, उसमें संघर्षी व्यंजन में 4 थे ना, ह भी था, लेकिन ह यहाँ से निकल गया, यहाँ आ गया, क्योंकि ह क्या है? सघोष है। अक्षत्रज्ञों और स्र, तो ये सारे के सारे 9 यहाँ आ गए। प्लस मैंने एक और चीज़ यहाँ पे लिखी है, स्वर। आपके पास कभी कभी प्रश्न बनता है कि स्वर किस में आएंगे, तो स्वर सघोष में आएंगे। ठीक है, यहाँ लिखा भी है सभी स्वर सघोष। अभी अल्प प्राण को छोड़िए, हम केवल सघोष और अघोष पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे हम और चीज़ें पढ़ेंगे। तो यहाँ तक मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा सघोष और अघोष। अब चलते हैं, तीसरा और चौथा है अल्प प्राण और महाप्राण। तो देख लीजिए, जो अल्प प्राण है, प्राण का मतलब होता है वायु। ठीक है, और अल्प का मतलब कम। तो सीधी सी बात है, जिन वर्णों के उच्चारण में प्राण यानी कि वायु मुंह से कम निकलती है उन्हें कहते हैं अल्प प्राण, और जिन वर्णों के उच्चारण में वायु ज़्यादा मुंह से निकलती है उन्हें कहते हैं महाप्राण। ठीक, परिभाषा समझ में आ गई? लिख सकते हो आप लोग, नोट डाउन करते जाइए। ठीक है, अब हमें जानना है कि अल्प प्राण ध्वनियाँ कौन सी हैं और महाप्राण ध्वनियाँ कौन सी हैं। कोई अलग से नहीं आएंगे, सारे वही हैं, वर्णमाला वही है। हमने पहले जो वर्ण अभी इनको सघोष अघोष में डिवाइड किया था, अब उन्हीं को हमें अल्प प्राण और महाप्राण में भी विभाजित करना है। ठीक है, तो अभी तक तो स्वर यंत्रों में क्या हो रहा था? कंपन हो रहा था। अब वायु मुंह से कभी ज़्यादा निकलेगी, कभी कम निकलेगी। तो जो कम निकलेंगे उन्हें अल्प प्राण में रखेंगे, जिनमें ज़्यादा निकलेगी उन्हें महाप्राण में रखेंगे। ध्यान से समझिए। और फिर है, अब अल्प प्राण देख लेते हैं। अल्प प्राण मैंने परिभाषा आपको बता दी है। और अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आएंगे? क, ग, ङ। अब आप वही फिर याद करिए, वर्णमाला को, व्यंजनों को याद करिए। क तो यहाँ आ गया। अब क के बाद क्या आता है हमारा? ख आता है। तो पहला वर्ण आ गया क। ठीक है, ख हमने महाप्राण में दे दिया, पहला हो गया क। अब ये कौन सा है? तीसरा। ठीक है, चौथा भी चले गया, ये दूसरा हो गया, ये चौथा हो गया, है ना। क, ख, ग, घ। अब ये कौन सा है? पांचवा है। ठीक है, तो 1, 3, 5 यहाँ मैंने लिखा हुआ है ट्रिक, ये आपको याद रखना है। 1, 3, 5 क्या है? अल्प प्राण है। ठीक है, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण हमेशा अल्प प्राण होता है, और हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। ये आ गया दूसरा, ये आ गया चौथा।
ठीक, सेम चीज़ें यहाँ भी वही है, चौवर्ग भी वही आएगा, पहला तीसरा पांचवा दूसरा चौथा, पहला तीसरा पांचवा ट वर्ग में और दूसरा चौथा, फिर त वर्ग में पहला तीसरा पांचवा 1 3 5, ठीक है, विजोड़ आप लगा लो, फिर वही है दूसरा और चौथा, फिर वही प वर्ग में 1 3 5 2 4। अब यहाँ तक तो हमारे हो गए स्पर्शी व्यंजन। अब हमें य र ल व ये क्या है, हमारे अंतस्थ व्यंजन है। तो +4 हमें यहाँ पे ये याद रखना है जो अंतस्थ व्यंजन है। कितने हैं, 4 हैं, तो ये यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। किस में आएंगे, अल्प प्राण में आएंगे, है ना। अब प्लस स्वर हमने इसमें लिखा है, तो आपके पास ये लाइन आपको याद रखनी है, सभी स्वर क्या होते हैं, सभी स्वर सघोष, सघोष और अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है, याद कर लीजिए, याद करके आपको बहुत काम आएगी आगे भी। अब देखो महाप्राण में 24 याद रखा हमने, दूसरा और चौथा वर्ण, ठीक है। अब प्लस करके 4 क्या है हमारे, ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन स ह, ठीक है, ऊष्म व्यंजन। अब ये भी किस में आ जाएंगे, महाप्राण में आ जाएंगे। आपके पास ये जो ह है ना, ये बहुत बार पूछा गया है कि ये कौन सा है। तो ह हमने यहाँ कहाँ पढ़ा था, यहाँ हमने ह को सघोष में पढ़ा था और यहाँ हमने महाप्राण में पढ़ा था। तो इसको याद रखिए, ये सघोष महाप्राण ध्वनि है, ठीक है। सघोष ये ऐसी एकमात्र ध्वनि है जिसमें घोष भी ज़्यादा निकलता है और प्राण भी ज़्यादा निकलते हैं, यानी कि वायु भी ज़्यादा निकलती है। प्राण ज़्यादा निकलते हैं का मतलब ये नहीं कि प्राण निकल गए, ऐसा प्राण का मतलब यहाँ पे वायु से है, ठीक है। तो सघोष महाप्राण कौन सी ध्वनि है हमारी, स ह, ठीक है। ये तो अघोष है और महाप्राण है, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद देख लीजिए, 2 हमने कल उक्षिप्त व्यंजन पढ़े थे या द्विगुण व्यंजन पढ़े थे, ढ और ढ। ये अलग चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पढ़े, ये अलग है, इनमें बिंदी वाली है, नुक्ता लगा हुआ है, इसलिए ये अलग है, ठीक है। ये देखो जो पहला वाला ड है, ठीक है, ये मूर्धन्य है, सघोष है और अल्प प्राण है, ठीक। ये जो ड है ये भी मूर्धन्य है, सघोष है और महाप्राण है, ठीक है। तो इतना याद रहेगा। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि मैं आपको यहाँ तक समझा पाई हूँ। यदि आपको ज़रा सा भी समझ में आया, थोड़ा सा भी, तो आप लाइक कीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा तो सब्सक्राइब कीजिए, और पूरा समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों कर लीजिए, और इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि मैं आपको अच्छे से अच्छा पढ़ा पा रही हूँ, समझा पा रही हूँ, और प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।